देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो कलंक लगा रहे थे बीजेपी वाले, आखिरकार मिल गई है मुक्ति दोस्तों। लेकिन दूसरी और मोदी और अमित शाह कर गए ऐसी बड़ी गलती जिसके बाद कोर्ट के सामने जमकर जांच करने वाली एजेंसी की ही रिमांड ले ली गई है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके से मोदी और शाह की बड़ी गलती के कारण राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिली है बड़ी मुक्ति। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बुरी तरीके से एक्सपोज और बुरी तरीके से फेल हो गया तथा चाणक्य डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आखिरकार अब जाकर नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है दोस्तों। बताएंगे कैसे हिजाब पर हाथ रखने की बात की गई है, बड़ी कार्रवाई, और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जीत से बड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारत की आजादी के टाइम में तकरीबन 1057 देश के स्वतंत्रता सेनानी यानी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने 20 नवंबर 1937 को एक कंपनी की स्थापना की दोस्तों। इस कंपनी का नाम रखा गया एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल। इसमें कई तरीके के संस्थापक सदस्य शामिल थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू से लेकर पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, कैलाश नाथ काटजू और राफी अहमद किदवई, कृष्ण दत्त पालीवाल और गोविंद बल्लभ पंत मुख्य सदस्य थे दोस्तों। और ये जो कंपनी एजेएल कंपनी थी, ये 3 तरीके के समाचार पत्र जारी करती थी, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज, जिसमें कौमी आवाज उर्दू में लिखा जाता था और नवजीवन हिंदी में और नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था, और अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज कौमी आवाज के माध्यम से उठाई जाती थी दोस्तों। ऐसे में एजेएल कंपनी को लेकर पूरा विवाद नेशनल हेराल्ड केस से जुड़कर तब शुरू हुआ दोस्तों, जब 1 नवंबर 2012 को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत के अंदर एक शिकायत दर्ज करवाई दोस्तों। इसमें आरोप लगाया गया कि 2010 में एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होता है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी तकरीबन 40% के आसपास है, यानी 38% का असली आंकड़ा है दोस्तों। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप में बताया गया कि एजेएल की सार्वजनिक संपत्ति यानी एजेएल के जितने पैसे थे उनको अवैध रूप से गलत तरीके से नई बनाई गई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई। 99% के आसपास एजेएल कंपनी पर यंग इंडिया का कब्जा हो गया। 50 लाख रुपए में यह डील पूरी कर ली गई, जबकि एजेएल को कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज मुक्त कर्जा देना था। ईडी के अनुसार इस सौदे में यंग इंडिया लिमिटेड को एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति सस्ते में मिल गई। यानी दोस्तों आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया नाम की कंपनी बनी और उसने आजादी के टाइम में बनी कंपनी एजेएल पर कब्जा कर लिया, और यंग इंडिया कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 40% की हिस्सेदारी है, इसीलिए उनको फायदा मिला है दोस्तों। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब 2014 में सरकार बदलती है दोस्तों। 2014 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आते ही सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा समन भेजा जाता है दोस्तों। इसके बाद 2014 में से लड़ाई शुरू हो जाती है। कानूनी लड़ाई 2014 से लेकर 15 में और ज्यादा तीखी देखने को मिलती है। 2014 में ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली के हाईकोर्ट पहुंचते हैं और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पर जो संज्ञान लेकर समन भेजा गया था उसका विरोध करते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे खारिज करने से मना कर दिया, समन को खारिज करने से मना कर दिया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बाद मामला पहुंच जाता है आईटी डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट के पास दोस्तों। 2014 में अचानक से आईटी डिपार्टमेंट वालों ने यंग इंडिया और एजेएल की जांच करनी शुरू कर दी और पाया कि यंग इंडिया कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सेवा कर रही है, ये गांधी परिवार से जुड़ी हुई कंपनी है। 2015 में दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 अन्य नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिसमें मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे का नाम था, उनको समन जारी किया दोस्तों। यानी एक बार फिर से दिल्ली की अदालत के द्वारा समन जारी किया गया। 2020 आते आते ईडी ने इस मामले पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी और पवन बंसल और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं से पूछताछ करनी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी फंड्स और एजेएल की संपत्ति के बीच में संबंध की जांच शुरू कर दी गई दोस्तों। जून 2022 में राहुल गांधी को पहली बार ईडी के द्वारा 5 दिनों तक 50 घंटे से अधिक पूछताछ करने के लिए समन भेजा दोस्तों, जिसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो समन का जवाब देने के लिए जाएंगे और ईडी के 5 दिनों की इन्वेस्टिगेशन में राहुल गांधी पूरी तरीके से मौजूद थे दोस्तों और एक-एक सवालों का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी के हजारों हजार संख्या में कार्यकर्ता राहुल गांधी के लिए ईडी दफ्तर के आसपास दिखाई दे रहे थे दोस्तों। एकदम हुजूम था। और ऐसे ही जुलाई 2020 में सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के बावजूद उनको 3 बार अलग अलग तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया गया दोस्तों। इसके बाद 2023 में ईडी ने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में एजेएल के 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया, कुर्क कर दिया। फिर अप्रैल 2024 में पीएमएलए प्राधिकरण ने यानी ईडी के अंतर्गत आने वाले कोर्ट ने कार्रवाई को सही बताया। फिर ईडी ने अब एक ऐसा काम किया दोस्तों कि ईडी वालों ने खुद से आरोप पत्र
तय किया दोस्तों, स्पेशल कोर्ट में पहुंच गए। जैसे ही स्पेशल कोर्ट में पहुंचे वैसे ही जबरदस्त तरीके से अमित शाह और मोदी की राजनीति फेल होती हुई नजर आई दोस्तों। और राहुल गांधी सोनिया गांधी को अब तक की सबसे बड़ी राहत और सबसे बड़ा सम्मान और उन पर लगने वाले कलंक को दूर करने का मौका मिला। दरअसल हुआ यह कि 12 साल के बाद बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और कोर्ट में सुनवाई के दौरान जबरदस्त तरीके से ईडी के अधिकारियों की रिमांड ली गई दोस्तों। दरअसल हुआ यह कि बीते दिन दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में ईडी के द्वारा चार्जशीट ले जाकर इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए बोला गया। कोर्ट से कहा गया कि आप मुकदमा चलाइए, हम पूरे आरोप पत्र के साथ यहां पर मौजूद हैं। इस स्पेशल कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हुए थे दोस्तों, विशाल गोगने, उन्होंने आरोप पत्र को देखा और पूछा कि एफआईआर कहां है। तो ईडी वालों ने बताया कि सर एफआईआर नहीं है, हमने सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पर उनके लगाए गए आरोप पर जांच करनी शुरू की, कोई एफआईआर नहीं है। तो कोर्ट इस पर भड़क गया। कोर्ट ने कहा कि एक मामला अगर एफआईआर में दर्ज होगा तभी कोर्ट में इसकी परमिशन दी जाएगी, यानी कोर्ट सुनवाई तभी करेगा जब एफआईआर में पहले से लिखा हो कि आरोप में ये अपराध हो सकते हैं, यानी पहले से ये दर्ज हो कि अपराध किए गए होंगे, उसके बाद ही उस पर जांच पड़ताल करने की इजाजत और बाद में कोर्ट में सुनवाई की इजाजत दी जा सकती है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया और ईडी वाले मैदान में कूद गए ये पता करने के लिए कि आखिर कौन सा अपराध किया गया, जबकि नियम ये होता है कि पहले एफआईआर लिखी जाती है, यानी ये बताया जाता है कि कौन सा अपराध किया गया होगा, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन होती है और एफआईआर के आधार पर कोर्ट में बहस होती है और चार्जशीट दायर की जाती है। लेकिन यहाँ ईडी ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के माध्यम से, यानी अपने हिसाब से ही जांच कर रहा है। अपराध का कुछ पता ही नहीं है कि अपराध हुआ क्या कौन सा है। यानी ऐसा लगता है दोस्तों कि किसी के इशारे पर ईडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया कि चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और कुछ ना कुछ तो अपराध के मामले बना ही दिए जाएंगे। जबकि जांच पड़ताल करने के तरीके में एफआईआर सबसे पहले लिखी जाती है कि ये अपराध होगा, जिसे प्रीडिकेटिव अपराध बोला जाता है, मूल अपराध बोला जाता है, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और गबन का मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दोस्तों, उसमें ये आरोप लग रहे हैं कि 2000 करोड़ छुपाए गए हैं। अब इसका कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद कोर्ट की ओर से जो बोला गया वो और ज्यादा दिलचस्प है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इतने सालों तक अभी तक कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करी, और ईडी वालों ने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करनी शुरू कर दी एक निजी शिकायत पर बिना एफआईआर के। तो ये क्या था, यानी सरल भाषा में बोले दोस्तों तो सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की, दिल्ली की अदालत ने समन भेजा, लेकिन सीबीआई ने एफआईआर ही दर्ज नहीं की और ईडी वाले लगे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए। और कोर्ट ने कह दिया कि ये तो कानूनी नहीं है जो आप कर रहे हैं, तो जांच की प्रक्रिया का पूरी तरीके से उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ईडी वालों के जितने भी लोग गए थे उन सबका मुंह बना दिया गया और एक तरीके से ईडी वाले गए थे बड़े ताव में कि अब मामला चलेगा और कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर और दबाव बनाया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जांच एजेंसियां किस तरीके से काम करती हैं दोस्तों। ईडी देश में सबसे ज्यादा फेल एजेंसी में किसी का नाम अगर आना चाहिए तो ईडी का आना चाहिए दोस्तों। कारण यह है कि आंकड़े ये बताते हैं कि मोदी सरकार में ईडी ने 2014 से लेकर अब तक 6312 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से केवल 120 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे के हेर फेर के मामले में दोषी पाया गया है। पिछले 10 साल में 193 सांसद, एमएलए, विधायक और नेताओं पर केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 2 के खिलाफ अपराध साबित हुए हैं। 2014 से ईडी ने जो एक्शन लिया है दोस्तों, उसमें 95% जो केस दर्ज किए गए हैं वो विपक्ष के नेताओं के ऊपर किए गए हैं। तो साफ तौर पर समझ में आता है कि ईडी वाले किसके इशारे पर काम करते हैं दोस्तों। कोर्ट में बहुत तगड़ा मुंह बना दिया गया और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके का भ्रम फैलाया गया पिछले 12-13 साल से हर जगह न्यूज चैनल पर, नेशनल हेराल्ड केस में ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से चलता था दोस्तों। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इतना परेशान किया गया, बीच में तो उनको 5-5 बार बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। सोनिया गांधी बीमार थी, इस पर भी उनको बुलाया गया दोस्तों। और अब जाकर आखिरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली है और ईडी वालों के लिए ये आज तक का सबसे तगड़ा झटका है। और उससे बड़ा झटका तो उनके लिए है जो लोग ईडी की रस्सी को कंट्रोल करते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों की तथ्य के अंदर जांच एजेंसियां किस तरीके से कठपुतली की तरह नाचती है दोस्तों। और एक समय कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते की तरह बिहेव करता है, वैसा ही कुछ आजकल नजर आता है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये गंभीर आरोपों को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की एक बड़ी जीत है। और जो राहुल गांधी बोलते भी हैं कि अंततोगत्वा जीत तो सत्य की होनी ही है, संघर्ष में टाइम लग सकता है लेकिन जीत सत्य की होगी, इस बात पर किसी को कोई भी डाउट नहीं है, शक और शुबा नहीं है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक नवनियुक्त आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के नकाब खींचकर यानी हिजाब को खींचकर विवादों में आ गए थे दोस्तों। ऐसे में बेंगलुरु के एक वकील उवैज हुसैन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज करवाई है दोस्तों और वैधानिक यानी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न, बिना सहमति के शारीरिक हस्तक्षेप और महिला की मर्यादा भंग करने के साथ साथ सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। इस पूरे मामले को 2 तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो धार्मिक गरिमा का उल्लंघन हुआ है और एक महिला
की खुद की गरिमा का उल्लंघन हुआ है, तो दोनों मामले पर नीतीश कुमार पर कई तरीके के गंभीर अपराध बनते हैं दोस्तों, कई तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों, जिस पर जांच पड़ताल शुरू होगी कर्नाटका से। तो फिर नीतीश कुमार के मामले पर कोर्ट के चक्कर भी लगेंगे और कोर्ट को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेने के लिए बोला जाएगा। तो अगर कोर्ट इस मामले में आता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। अगर आप भी मानते हैं कि सार्वजनिक तौर पर एक महिला के गरिमा का उल्लंघन करने का यह सीधा सीधा मामला है, जिसमें नीतीश कुमार के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई एक नजीर नहीं बनेगा जो आने वाले टाइम में उन लोगों के दिल में दहशत बिठाए जो लोग महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का प्रयास करते हैं। और मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बैठा यह व्यक्ति दोस्तों जरूर दंड का भागी है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तभी जाकर देश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि महिलाओं के सम्मान के प्रति हमेशा से सजग रहना है और मुख्यमंत्री हो या आम इंसान हो हमेशा से लिमिट में रहना है। दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर भी चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि मणिपुर का जो टेप्स था, यानी जो मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता एन बीरेन सिंह, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने मणिपुर हिंसा को भड़काने की कोशिश की है और उनके नाम पर एक टेप वायरल हुआ था, यानी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी और दावा किया गया था कि उन्होंने मणिपुर के अंदर एक समुदाय विशेष को पूरी छूट दी थी हिंसा करने की। जब ये आरोप लगे दोस्तों तो इसकी जांच पड़ताल की गई और मणिपुर के टेप्स की ऑडियो क्लिप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, यानी जांच पड़ताल करने के लिए क्या ये ऑडियो क्लिप सही है या गलत है। तो इसके बाद जो रिपोर्ट आई दोस्तों उसमें दावा किया गया कि एन बीरेन सिंह की आवाज ऑडियो टेप में नहीं थी। अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने आंशिक जांच पर आपत्ति जताते हुए पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर दिया दोस्तों। मणिपुर के हिंसा से जुड़े कथित ऑडियो टेप से संबंधित मामले में अदालत ने कहा कि पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए पूरी की पूरी जो क्लिप है उसकी जांच करानी जरूरी है। केंद्र सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मणिपुर टेप्स की पूरी क्लिप को क्यों फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया, यानी पूरा का पूरा ऑडियो भेजा जाता तो उस पर सही से जांच पड़ताल होती, लेकिन थोड़ा सा भेजा गया था, आंशिक जांच की गई और ट्रांसपेरेंसी यानी जो पारदर्शिता है दोस्तों उसको लेकर सवाल खड़ा हुआ है कि क्यों सही से जांच नहीं करवाई गई और कोर्ट ने इसे लेकर असंतोष जाहिर करते हुए भाजपा सरकार के लिए आदेश जारी किया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने सारे लोगों की जान चली गई, इसके बावजूद जांच पड़ताल में क्यों कमी की जा रही है, इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट की ओर से और कठोर दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पूरा ऑडियो क्लिप जांच करवाने में क्या डर है, क्या बीजेपी वाले अगर मानते हैं कि उनके मुख्यमंत्री उस पूरे कांड से जुड़े हुए नहीं थे, उनके मुख्यमंत्री की आवाज नहीं है, तो फिर जांच पूरी तरीके से सारे ऑडियो का कराने में क्या जा रहा है। कुछ एक ऑडियो सिलेक्टेड ऑडियो का जांच कराने से सच सबके सामने नहीं आएगा और कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें 24,16,852 नाम ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं। 19,88,000 ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर पर अब नहीं है, यानी स्थायी रूप से दूसरी जगह पर पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा 12,20,038 मतदाता ऐसे हैं जो डुप्लीकेट पाए गए हैं, जिनका एक से ज्यादा जगह पर नाम है। 57,000 के आसपास नाम ऐसे हैं जो अन्य कारणों से हटाए गए हैं। फॉर्म 6 भरकर दस्तावेजों के साथ दावा किया जा सकता है, यानी जो नाम हटाए गए हैं उनमें अगर गलत तरीके से नाम हटाए गए तो फॉर्म 6 भरकर क्लेम किया जा सकता है, ऐसा चुनाव आयोग की ओर से दावा है। दोस्तों अब देखते हैं इस पर पश्चिम बंगाल की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा क्या रिस्पॉन्स किया जाता है, क्या सही तरीके से नाम काटा गया है या फिर गलत तरीके से नाम काटे गए हैं। जवाब तो इनको देना पड़ेगा। दोस्तों जरूर लिख के बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अडानी ग्रुप को जमीन देने के लिए गुजरात सरकार ने कानून तक तोड़ दिया। गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्ष के रोपण के लिए आरक्षित वन भूमि के तहत टुकड़ों को खोलने का अनुरोध किया है। दोस्तों सरकार ने कहा कि अडानी समूह ने अपने परियोजना के लिए इन वन भूखंडों में से 4 की मांग की है और इसके बाद गुजरात सरकार ने नए संशोधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें केंद्र सरकार को नए निवेदन में सूचित किया गया कि जो भूखंड दिए गए थे उन पर कोई भी जंगल नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए इसको जंगल लगाने की जो आदेश जारी किया गया उसको वापस लिया जाना चाहिए। दोस्तों यानी हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्टूबर 2023 में एक नियम लेकर आई थी, ग्रीन क्रेडिट योजना इसको बोला जाता है। इसके तहत अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री या कंपनी कहीं पर फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहती है तो वहां पर जितने भी पेड़ काटे जाएंगे, जंगल काटा जाएगा, उतना पेड़ और जंगल उनको किसी और दूसरे स्थान पर जमीन खरीदकर उगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे पेड़ पौधों का। लेकिन 63 हेक्टेयर के आसपास जमीन ऐसे मामले के लिए आरक्षित की गई थी दोस्तों, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को पेड़ लगाने थे, खासकर अडानी को, जिन्होंने दूसरी जगह पर अपने उद्योग लगाने के चक्कर में वहां पर पेड़ काटे तो उनको 13 टुकड़ों में से कई जगह
पर पेड़ लगाने थे और एक वन बनाना था, यानी जंगल बनाना था, लेकिन बीजेपी की गुजरात सरकार ने बीजेपी की केंद्र सरकार से इसमें छूट देने की मांग कर दी दोस्तों, और भाजपा की सरकार ने उस जमीन पर अब वन लगाने के अनिवार्य प्रावधान को हटा दिया है दोस्तों। एक तरीके से अडानी ग्रुप को जंगल उगाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि गुजरात सरकार की ओर से केंद्र सरकार से इसकी इजाजत ली गई है। इसी बात की चर्चा करते हुए रिपोर्टर कलेक्टिव की जानकारी को साझा करते हुए कई और गंभीर आरोप सामने आए हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि आखिर उसका कोई अध्यक्ष तो बनेगा। बाद में बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया दोस्तों, और बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री अपना इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन को बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। ऐसे में लंबे अरसे और काफी माथापच्ची के बाद भाजपा ने भी अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना। तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है दोस्तों। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नितिन नवीन को लेकर कहा कि इससे पहले नितिन गडकरी जब बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस दौरान उन्होंने बगल खड़े हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की ओर इशारा करते हुए ये भी बताया कि उस सरकार में भक्त चरणदास मंत्री थे। उन्होंने कहा कि अब दूसरा नितिन आया है तो ये संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र में दोबारा से हमारी सरकार बनेगी, यानी एक नितिन के टाइम में हमारी सरकार बनी थी, अब दूसरे नितिन के टाइम में भी केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। 2023 के छत्तीसगढ़ के चुनाव के अंदर भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। तभी उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में वापसी है, और इसी बीच उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारियां चल रही है और हम केंद्र में सरकार बनेंगे। इस और हमारा मुहिम आगे बढ़ रहा है। साथ साथ दोस्तों पप्पू यादव के बेटे के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे भी अब आईपीएल खेलेंगे दोस्तों। इस बात की जानकारी बीते दिन मिली है, जिस पर पप्पू यादव ने भी अपना उत्साह जाहिर किया है। पप्पू यादव के बेटे भी आईपीएल खेलेंगे दोस्तों। दरअसल पप्पू यादव का शुमार बिहार के धाकड़ नेताओं में होता है नाम, और पप्पू यादव के बेटे सार्थ रंजन अब घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आईपीएल में केकेआर के द्वारा खरीदे गए हैं दोस्तों, यानी कोलकाता नाइट राइडर ने उनको सार्थक रंजन को 30 लाख रुपए के दाम पर खरीदा है, और अब क्रिकेट मैच में कोलकाता को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। यानी पहले राजनेता है पप्पू यादव जिनके बेटे ने अपनी मेहनत से आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इससे पता चलता है दोस्तों कि पप्पू यादव ने अपने बेटे को मेहनत करना सिखाया है और अपने दम पर कुछ काम करना सिखाया है। और आप लोग भी जानते हैं कि आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है जहां पर कोई भी नाम सोर्स कुछ नहीं चलता, वहां पर केवल पैसे की बातें होती है। बड़े लेवल पर आईपीएल चलता है, यहाँ पर कोई भी किसी के नाम से किसी व्यक्ति को नहीं खरीदता दोस्तों। इसीलिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव के बेटे के मेहनत के कारण जो उन्होंने डीपीएल दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसके आधार पर उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उम्मीद है कि वो काफी आगे जाएंगे। इस पर पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए काफी आशीर्वाद दिया अपने बेटे को और कहा कि इसी तरीके से जीवन में सफल होते रहो। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एक बार फिर से अदालत ने बड़ा झटका दिया है। दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में दाखिल उनकी जमानत याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है दोस्तों। कोर्ट ने इस फैसले के बाद ये साफ कहा है कि अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उनकी तात्कालिक रिहाई की उम्मीदों पर भी पूरी तरीके से विराम लग चुका है। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि वह इस मामले में पूरी तरीके से निर्दोष है। उनके वकील ने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है दोस्तों, यानी इंडिया गठबंधन की पार्टी की सरकार है, और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी फैंस थे, जितने भी लोग मेसी को देखने के लिए बंगाल के अंदर आए थे और उनको देखने नहीं दिया गया, मंत्रियों ने अपने स्तर पर ही मेसी के साथ फोटो खिंचवाया और तमाम तरीके की चीजें करी, जिसके कारण लोग जो काफी पैसा दे देकर टिकट खरीद कर स्टैंड में खड़े थे, उनको मेसी के दर्शन नहीं हुए और अपने हीरो को देख नहीं पाए, गोट को देख नहीं पाए। इसीलिए अब जो लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया दोस्तों और स्टेडियम में तोड़फोड़ की गई, तो ममता बनर्जी ने पहले लोगों से, बंगाल के फुटबॉल फैंस से माफी मांगते हुए कहा कि आप लोगों को दिक्कतें हुई इसलिए माफी मांगती हूं, और फिर जो आयोजक था दोस्तों उसको गिरफ्तार करवाया गया। और अब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने एक बड़ा कदम उठाया। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास को उनके पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। 13 दिसंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई तोड़फोड़ और अव्यवस्था की घटना के बाद उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को अपने इस्तीफे की पेशकश की है, जो मंगलवार को स्वीकार हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी तरीके के कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी एक मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सुनिश्चित करते कि मेसी कोलकाता आए हैं तो सब कुछ सही तरीके से हो, कार्यक्रम में कोई भी दखल ना हो। लोग पैसा देकर आए हैं, वो मेसी को देखना चाहते थे, लेकिन नेताओं ने चौतरफा घेरा हुआ था और इसके पीछे जो इंतजाम थे दोस्तों वो सबसे बड़ा कारण था, और इंतजाम की कमी के कारण ही मंत्री के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। और वैसे भी मंत्री स्पोर्ट मिनिस्टर है तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए, इसीलिए कार्रवाई कर दी गई है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर अपडेट है। खबर यह है दोस्तों की
एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी की नेत्री सुप्रिया सुले आजकल भारतीय जनता पार्टी के दरबार में माथा टेक रही हैं दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकातें चल रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने शरद पवार का बर्थडे मनाया था, जिसमें कई तरीके के लोगों को बुलाया गया था। भाजपा और एनसीपी एसपी के कई सारे नेता और एनसीपी के साथ साथ तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में अब सुप्रिया सुले ने अपनी पार्टी का एजेंडा ध्वस्त करके ईवीएम पर बोला है कि इसी मशीन से 4 बार हम लोग चुनाव जीते और ईवीएम का समर्थन कर रही है और अपने सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर रही है। तो लगभग बातें स्पष्ट है कि अब वो बीएमसी इलेक्शन के दौरान एनसीपी एसपी यानी शरद पवार वाली पार्टी, जो बची हुई पार्टी जिसे बच्ची कुची पार्टी बोला जाएगा, उसका बीजेपी के साथ में गठबंधन करवाएंगे दोस्तों। और एनसीपी वालों को लगता है कि शरद पवार के नाम पर जो थोड़े बहुत वोट मिले थे वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि दोस्तों लोग पहले ही बोलते आए हैं कि एनसीपी पार्टी पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरद पवार कमजोर हो चुके हैं, उनका स्वास्थ्य लगातार घटता जा रहा है, स्वास्थ्य में कमी आ रही है और वो खुद जब फिट नहीं है तो कैसे महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी बीजेपी के प्रभाव में नहीं आएगी। सबको पता है कि सुप्रिया सुले शरद पवार के राजनीति से इनएक्टिव होते ही भाजपा की ओर चले जाएंगे, बल्कि अभी ही अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ मिलवाने में उनकी बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का अगर आज की डेट में कोई सबसे बड़ा सहयोगी और विश्वसनीय सहयोगी है तो वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं, क्योंकि दोनों बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों की राजनीति को बीजेपी ने खत्म किया है और मराठी समाज की राजनीति दोनों लोग करते हैं। उनको पता है कि अगर मराठा समाज की राजनीति नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से हिंदुत्व की राजनीति करती रहेगी तो फिर इसका नुकसान उन दोनों पार्टियों को होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए यूबीटी और एमएनएस के साथ में हाथ मिला सकती है दोस्तों, वरना तो कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। वैसे भी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य माना जाता रहा है जहां पर कांग्रेस पार्टी अगर मेहनत करे तो अपने पुराने दौर में लौट सकती है और महाराष्ट्र में हमेशा से कांग्रेस पार्टी को एक सम्मान तो मिला ही है जनता से। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिख कर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।